जनरल बिपिन रावत के शहीद होने के 9 महीनों के बाद केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को सीडीएस नियुक्त किया है। अनिल चौहान देश के डीजीएमओ, सेना की पूर्वी कमान के कमांडर रह चुके हैं। सेना में 40 वर्षों तक सेवा देने के बाद वो पिछले बरस ही सेवानिवृत्त हुए हैं। इन दिनों वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट में मिलिट्री एडवाइजर के पद पर तैनात थे। अब वो भारत सरकार सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि लगभग 40 वर्षों से अधिक के करियर में लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान सेवानिवृत्त कई कमांड संभाल चुके हैं। उन्हें जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्व भारत में आतंकवाद विरोधी अभियानों का व्यापक अनुभव है। 2 फ्रंट बॉर्डर सबसे बड़ा चैलेंज। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान के सामने एलएसी पर चीन से चल रही तनातनी एक बड़ी चुनौती है। एलएसी के कमांडर रहने का एक लंबा अनुभव इसमें काफी काम आएगा। नागालैंड के दीमापुर में 3 कोर कमांडर के तौर पर वो अरुणाचल प्रदेश से सटी हुई एलएसी को काफी करीब से देख चुके हैं। डीजीएमओ के तौर पर वो चीन और पाकिस्तान से जुड़े ऑपरेशंस की कमान संभालते थे। बाद में पूर्वी कमान के कमांडर के तौर पर वो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से सटी एलएसी पर चीन की हरकतों को काफी करीब से देख चुके हैं। जिस समय पूर्वी लद्दाख से सटी एलएसी पर चीन से विवाद चल रहा था, तब वो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से सटी हुई एलएसी पर चीन को काबू करने में जुटे थे। Armed forces officers generally have not got experience or exposure to that sort of a bureaucratic background. So that's the number 2. The third challenge would be the big one, which is the 2 front challenge. We are facing a live border with China and Pakistan. That is probably the biggest challenge for our country in the foreseeable future. How do we shift from, let's say, our preoccupation with the Western borders to dealing with the threats posed by the rise of China? And this is not just along the borders. It's in the maritime domain, it's in the cyber domain, it's in all sorts of interesting and complicated ways. कोऑर्डिनेटर की भूमिका में होना होगा सीडीएस को। सीडीएस का पद किसी एक सेना या तीनों सेनाओं की अगुवाई करने जैसा नहीं है। इस पद पर नियुक्त व्यक्ति पर तीनों सेनाओं के बीच तालमेल बनाने की जिम्मेदारी होती है। If you look at some of the previous reforms, and if not the reforms in terms of how we perform the best in an integrated fashion, I think one example which often gets quoted is the 71 war. While it may not have been perfect, but the fact remains that despite the fact that largely speaking, the services were not integrated structurally, but yet they were able to function in an environment of jointness, which is more a psychological coming together of the 3 services. I think they functioned fairly well. So it was in a challenging environment that they actually put their heads together and they could deliver. सीडीएस का पद बेहद नया है। दूसरे देशों में ये व्यवस्था पहले से ही चल रही है, लेकिन भारत में ये व्यवस्था बिल्कुल नई है। लिहाजा इस व्यवस्था को बनाने की जिम्मेदारी भी नए सीडीएस पर होगी। इतना ही नहीं, मैनेजर की भूमिका में भी इस व्यक्ति को निपुण होना होगा। हमने अभी बात की नए सीडीएस को आने वाले चैलेंजेस की। अब जानते हैं कि क्या है सीडीएस के विशेषाधिकार। सीडीएस के लिए रक्षा मंत्रालय में एक नया विभाग बनाया गया है। इसका नाम डिफेंस मिलिट्री डिपार्टमेंट डीएमए है और ये रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। उनके पास जरूरत पड़ने पर अपनी अलग एक थिएटर कमांड बनाने का अधिकार होगा। उनके पास तीनों सेनाओं, थल, वायु और जल सेना, साइबर और अंतरिक्ष से संबंधित सभी एजेंसियों को सीधे आदेश देने का अधिकार होगा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की अध्यक्षता में, रक्षा मंत्री और रक्षा योजना समिति की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद का सदस्य होगा। तीनों सेनाओं के बुनियादी ढांचे, उसकी तकनीक क्षमताओं और अन्य सभी तरह के ऑपरेशनल तैयारियों के बेहतर उपयोग के लिए उसका इस्तेमाल किया जाएगा। उनका मुख्य काम सभी रक्षा विभागों के लिए संयुक्त योजना और उनकी आवश्यकताओं के एकीकरण के माध्यम से तीनों सेवाओं के लिए खरीद, प्रशिक्षण और स्टाफिंग में संयुक्तता को बढ़ावा देना होगा।